जय हिंद। स्वागत है आज के जैक मॉडल प्रश्न पत्र 2024 और 23 और 24 के क्लास में। ठीक है, ये क्या है ना, मॉडल प्रश्न पत्र है और सभी विद्यार्थी जो 10 क्लास के इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो लोग के लिए मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितने से ज्यादा मॉडल पेपर को आप कंप्लीट करके जाइएगा, जितना ही ज्यादा मॉडल पेपर को आप समझ के जाइएगा 10 क्लास और 12 क्लास, उसके लिए उतना ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये मॉडल पेपर क्या है ना, सेम टू सेम जैसे एग्जाम हॉल में आपके साथ किस तरह का क्वेश्चन किया जाता है उसी तरह का क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। इसको एक तरीके से हम लोग प्रारूप भी कह सकते हैं। ठीक है, एकदम एग्जाम का ही डुप्लीकेट होता है। इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो ये प्रिपरेशन है एग्जाम का, क्या है, हमारा तैयारी का एक अहम कड़ी है। ठीक है, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग मॉडल पेपर को हम लोग समझते हैं कि मॉडल पेपर जो नया पैटर्न आया है तो उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन, कितना संख्या प्रश्न संख्या तक रहेगा, कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं करने हैं, है ना। तो ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडल पेपर में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है मॉडल पेपर का, वो किसका है, विज्ञान का है और क्लास 10 के लिए है। ये किसका है, विज्ञान का प्रश्न है क्लास 10 के लिए, यानी कि ये किसका है, साइंस का है। ठीक है, और कौन सा क्लास के लिए है, 10 क्लास के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अगर समतल दर्पण है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, यानी कि उसका जो दूरी है वो कितने दूर तक प्रतिबिंब को स्पष्ट बना सकती है। तो जो उसका क्या होता है ना कि कुछ ये कितना भी दूरी में क्यों ना खड़े हो जाए, ये समतल दर्पण का प्रतिबिंब बना ही देता है। तो ये क्या हो जाता है, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। इसकी जो फोकस दूरी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसमें तो कोई डॉट नहीं। अब क्वेश्चन आया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी 0, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है सेकंड नंबर का, कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वह वस्तु की स्थिति क्या होती है। क्या बोला कि कोई वस्तु है और वो किस दर्पण पे बना रहा है, अवतल दर्पण पे कोई प्रतिबिंब बना रहा है और वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, पहला वास्तविक है, दूसरा उल्टा भी है और तीसरा सामान्य आकार का है, यानी कि प्रतिबिंब बनाता है, सामान्य आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो उसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। तो उसकी स्थिति क्या है, तो देखिए क्या क्या है, अवतल दर्पण है सबसे पहले, उसके बाद वास्तविक भी बना रहा है, उल्टा भी बना रहा है, समान आकार का भी बना रहा है। तो ये कहां पे बनाएगा, एकदम सिंपल सा है, ये सेंटर पे बनाएगा। किस पे बनाएगा, ध्रुव पे। ध्रुव को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, सी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पर। कहां पे ये प्रतिबिंब बनाएगा, सी पर प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेजी से गति करती है। अब यहाँ क्या बोला, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेजी से गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए, तेल है, दूसरा पानी है, तीसरा वायु है, चौथा कागज है। तो आप बताइए कि अब ये किसमें सबसे तेजी से गति करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायु। वायु जो होता है, एयर होता है, उसमें सबसे तेजी से क्या गति करता है, मेरा प्रकाश। हम लोग देख भी सकते हैं, अगर तेल में गमन कराए तो तेल क्या होता है, थोड़ा सा मोटा पदार्थ होता है ना, तो मोटा द्रव्य होता है, उसमें उतनी तेजी से गति नहीं करेगी। जल में भी उतनी तेजी से गति नहीं करेगी जितनी तेजी से वायु में करती है ना। तो वायुमंडल, तो देखिए वायु कहाँ प्रेजेंट है, वायुमंडल में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी लाइट जला हुआ, तो कितना तेजी से ये हमारे पास कर रहा है। टॉर्च को अगर हम लोग जलाएंगे तो अनंत तक जाता है ना। तो किसमें जाता है, वो सरवाइव करता है, वायु में ही तो सरवाइव करता है। तो कितना इजी था, क्या, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है, तो किसमें चलता है, वायु में चलता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन होता है उसको देखते हैं हम लोग। क्या बोलता है, एक लेंस की क्षमता -4 है, एक लेंस से उसकी क्षमता कितना, -4 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप बताने बोल रहे हैं कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। पहला दिया 4 मीटर, दूसरा दिया 40 मीटर, -40 मीटर, तीसरा में दिया है क्या 0.25 मीटर और चौथा में दिया -25 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर।
क्या हो जाएगा 0.25 मीटर्स। ये देखिए जब लेंस की कोई क्षमता दी रहे तो उसको डायरेक्टली कितने पार्ट में डिवाइड कर देना रहता है, 4 पार्ट में डिवाइड कर देना रहता है। तो 4 पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना आता है 4 का, अगर हम 4 पार्ट में या 1 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। इसका न्यूमेरिकल है, आप लोग न्यूमेरिकल पिछले क्लास में सॉल्व किए भी होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 0.25 होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, मानव लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। आप देखिए जो मानव लेंस है उसमें जो फोकस दूरी होती है उसका जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, क्या कारण जो परिवर्तन होता है। पहला बोलता है कर्निया, फिर दूसरा बोलता है आइरिस, तीसरा बोलता है सिलियारी मांसपेशिया, चौथा बोलता है पुतली। ठीक है, पुतली भी तो हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और उसके बाद आइरिस वगैरह सब तो होता ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिलियारी मांसपेशिया। क्या हो जाएगा सिलियारी मांसपेशिया। सिलियारी मांसपेशिया के कारण फोकस दूरी में क्या हो जाता है हमारा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बोलते हैं दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या दिया गया, ब्लैंक छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा बैठेगा। पहला बोलता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि जो दृष्टि दोष होता है उसको क्या कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, या फिर मायोपिया। तीसरा क्या बोलता है मोतियाबिंद। चौथा क्या बोलता है पेशाब, देखिए पेशम्योपिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। क्या दृष्टि दोष को एक और नाम से जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या हाइपरमेट्रोपिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन बोलता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। किसका प्रतिरोध, एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एसआई मात्रक से ज्यादा क्वेश्चन करके जाइएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, पहले दिया वोल्ट, वोल्ट तो होगा नहीं, प्लेट ये भी नहीं होगा, प्लेट ये भी नहीं होगा, एम्पियर ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा ओम होगा। क्या होगा ओम होगा। प्रतिरोध का क्या होता है ओम होता है, एकदम करेक्ट आंसर है। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि एम्पियर का एसआई मात्रक क्या है, और फेरेड का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट का क्या एसआई मात्रक है। ये तीनों का एसआई मात्रक किसका एसआई मात्रक है वो आप हमें कमेंट के जरिए से बताइए। ठीक है, तब देखते हैं कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है ना। ये एकदम एसआई मात्रक लोग पूछेगा, एम्पियर का एसआई मात्रक, एम्पियर किसका एसआई मात्रक है ये बताइए, फेरेड ऐसे किसका एसआई मात्रक है ये बताइए, और वोल्ट किसका एसआई मात्रक है ये भी बताइए। ये तीनों का आपका क्या है होमवर्क है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रांजिस्टर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर उसका जो उपयोग होता है किसमें किया जाता है। ठीक है, तो पहला बोलता है धातु निष्कासन, दूसरा बोलता है विद्युत बिजली के बल्ब, तीसरा बोलता है कुचालक, चौथा बोलता है वस्त्र निर्माण। तो देखिए वस्त्र निर्माण तो होगा नहीं होगा ना, विद्युत का कुचालक ट्रांजिस्टर होता भी नहीं है। ये दोनों हुआ तो धातु का निष्कासन, यानी कि धातु का क्या होता है निष्कासन करने में, ये भी तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बिजली के बल्ब में। और वैसे भी हम लोग जानते हैं बिजली का जो बल्ब बनता है उसमें जो फ्यूज लगा हुआ रहता है वो किसका बना हुआ रहता है टंगस्टर का रहता है, टंगस्टर का रहता है। ठीक है, तो इसका बल्ब कहाँ पे होता है बिजली का बल्ब में होता है, किसके रूप में फ्यूज के रूप में होता है। ठीक ना, चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है। अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहां से निकलती है, एकदम आसान क्वेश्चन, कहां से निकलती है दक्षिणी ध्रुव उत्तरीय ध्रुव चुंबक के केंद्र से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरीय ध्रुव। अभी जब भी हम लोग मैग्नेट का वाच देखते तो वो किस ओर इंडिकेशन देता है, उत्तर की ओर इंडिकेशन देता है। जब भी चुंबकीय का जो ध्रुव होता है वो किधर जाएगा उत्तर की ओर ही जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगा। जब दिशा यंत्र जो होता है हमारे पास वो क्या देता है कैंपस हमको क्या बताता है उत्तर ही दिशा बताता है। उत्तर से हम लोग दक्षिण देख लेते हैं और दक्षिण के बाद से हमारा दाहिना हाथ जिधर रहा वो पूरब और बायां हाथ जिधर रहा वो पश्चिम, आसान हो जाता है देखने के लिए, है ना। तो ये जो चुंबकीय ध्रुव होता है चुंबकीय रेखा होता है वो सदैव किसकी ओर भागती है उत्तरीय ध्रुव की ओर भागती है। ठीक है ना, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए सौर ऊर्जा का परम स्रोत है। इनमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है, ये चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो क्या है हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है, वो हमको ऊर्जा देता है। ठीक है, एलपीजी, ये तो क्या एलपीजी हम लोग का सांख्यिक प्रोसेस से बना हुआ ऊर्जा।
अब परमाणु ऊर्जा ये भी वही है। अब देखिए सौर ऊर्जा और क्या दे दिया, सीएनजी। सीएनजी तो भी क्या है, ये तो संचालित प्रोसेस से बनाया गया ऊर्जा, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो परम स्रोत है ना। सौर ऊर्जा में इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो सौर ऊर्जा है वो अकेला एक ऐसा ऊर्जा है जो परम स्रोत ऊर्जा है, किसका, प्राकृतिक का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, इसका हम आपको बता भी चुके हैं। भले ही हम सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स नहीं दे पाए हैं, कुछ प्रॉब्लम आते, ऑफलाइन क्लासेस में टाइम नहीं बच पाता, जिसकी वजह से हम ज्यादा ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को मॉडल पेपर को कंप्लीट करा देने के लिए, ठीक है। तो ऑफलाइन के क्लासेस में हमको समय नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम ऑनलाइन नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन हमने चैप्टर 1 पढ़ा रखा है, ऑनलाइन में पढ़ा रखे ना। तो रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं, तो किस नियम के कारण संतुलित करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण ही तो हम इसको संतुलित करते हैं। किसके नियम के अकॉर्डिंग में करते हैं, द्रव्यमान संचारण के नियम के अकॉर्डिंग में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, द्रव्यमान संरक्षण के लिए। कोई दिक्कत, चलिए नहीं, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास को आपको समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए, आपका उसका पूरा सॉल्यूशन के साथ आपके पास वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।